नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी कल्पना आपको मेरे साथ मिलकर के करनी है। जी हाँ, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई अपना है या फिर हमारा कोई मित्र है जिसका एक छोटा सा ऑपरेशन है। एज फॉर एग्जांपल उसका पथरी का ऑपरेशन है और जिस डॉक्टर ने वो ऑपरेशन करना है वो डॉक्टर, जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आस्तिक है। आप बोलोगे ज़रूरत से ज़्यादा आस्तिक क्या होता है, समझाऊंगा अभी चंद मिनट बाद। सो गैस, वो डॉक्टर अपनी हर बात पे यही बोलता है कि भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो, आपका ऑपरेशन काफ़ी सफल होगा, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। भगवान पे भरोसा रखो, मैं आपका ऑपरेशन पक्का अच्छे तरीके से, जी हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस इस पर लगा दूंगा। सो गैस, ये अच्छी बात है कि डॉक्टर काफ़ी आस्तिक है। लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं उससे ऑपरेशन करवाने के लिए, राइट, हमारी बॉडी पर चीरा लगाने से पहले, कट लगाने से पहले, जी हाँ, जो ब्लेड होती है उसको उठाने से पहले वो कहता है कि देखो अभी मैं आपकी बॉडी के ऊपर ये ब्लेड चलाने वाला हूँ, आपकी बॉडी पर हल्का से कट मारने वाला हूँ, पेट को हल्का सा काटने वाला हूँ, पथरी को निकालने के लिए भगवान पे भरोसा रखो। अब आपके मन में क्या सवाल आएगा, अगर सभी भगवान के भरोसे हमको करना है तो आखिरकार तेरा एक्सपीरियंस कब काम आएगा भाई। चलिए, इतने में ही बगल में जो नर्स खड़ी है, जो उसको औजार थमा रही है डॉक्टर को, और वो नर्स छींक दे और वो डॉक्टर अचानक से बाहर निकल जाए। जी हाँ, अब सपन हो गया। तो अब क्या बोलोगे इसे, विश्वास या फिर अंधविश्वास? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ है चंद घंटों पहले भारत की सियासी सरजमी के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। इनकी रिटायरमेंट डेट 10 नवंबर 2024 को है और 11 नवंबर को जो संजीव खन्ना है वो 91, जी हाँ, हमारे सीजीआई बनने वाले हैं, वो लेंगे इस दिन शपथ। यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के अभी चंद दिन रह गए हैं, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के पहले कुछ ऐसे कारनामे इन्होंने कर दिए हैं जिसके बाद से इनकी काफ़ी अधिक किरकिरी हो चुकी है। जी हाँ, इनकी ये स्टेटमेंट इनकी इतिहास में दर्ज होने वाली है। सो गैस, कोई राजनीतिक अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे तो पल्ले पड़ती भी ये बात, लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो साफ साफ एक पब्लिसिटी स्टंट लग रही है। कुछ ऐसी बातें जो सरकार को खुश करने के लिए इन्होंने मंच पर कह दी। आखिरकार क्यों कहा इन्होंने ऐसा? चंद्रचूड़ के ऐसे करने के पीछे उनका क्या मोटो है? ये मोटो है या उनकी कोई मजबूरी है? और इनकी सारी की सारी चीज़ों को हम डीप डाइव इस छोटे से वीडियो में आज करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि डीवाई चंद्रचूड़ के मिजाज हमें कुछ दिनों से काफ़ी बदले बदले दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने गणेश पूजन के समय केवल प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर पे इनवाइट किया था, बाकी किसी भी नेता को इन्होंने इनवाइट नहीं किया था। मैं मानता हूँ कि बड़ी संख्या में अगर लोग आते हैं घर पर तो उनके खाने का, ठीक है, इंतजाम करना होता है, प्रसाद का इंतजाम करना होता है, बहुत खर्चा होता है। मैं मानता हूँ कि आपकी मंथली सैलरी मात्र 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, 2,50,000 रुपये कुल आपकी सैलरी है। आप इतना खर्चा कैसे वहन करेंगे? भाई कुछ नहीं करते आप, कम से कम 100 से 150 जो पॉलिटिक्स है अलग अलग पार्टी के, उनको आप इन्वाइट कर लेते। तो यहाँ पे हमको पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं दिखाई देता। केवल आपने उस पर्सनैलिटी को बुलाया जिससे आपका एक बहुत बड़ा, जी हाँ, मोटो सिद्ध हो सकता था, जी हाँ, सफल हो सकता था। भाई कुछ नहीं करते, आप सिंपल आलू की सब्जी और पूरी का भंडारा करवा देते नेताओं को, क्या दिक्कत थी भाई? आपके ऊपर जो वो वाला इंसिडेंस आपने किया है ना, उसकी वजह से भी इनकी छवि काफ़ी खराब हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है। डोंट वरी, चिंता मत करिए, बस चंद मिनट का इंतजार करिएगा। एक्चुअली डीवाई चंद्रचूड़ पुणे के गांव गए थे। एक्चुअली ये इनका खुद का एक गांव है, वहाँ पे अपने गांव में गए थे, जनता को मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि जब 3 महीने के लिए राम मंदिर का जो मामला था, जो केस था, उनके पास आया था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनको रास्ता दिखाए इस केस को सॉल्व करने के लिए। सोचिए, इनकी बात में दम है, बट जिस पद पर और जिस ओहदे पर ये बैठे हैं उसको लेकर के इस तरह की स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ सर जी, आप एक संवैधानिक पद पर हैं। जब आप कोई निर्णय देते हैं तो आप मेरिट पर देते हैं, मतलब कि सबूतों के आधार पर देते हैं। आप ये देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और कानून के हिसाब से भी क्या सही है और क्या गलत है, संविधान के हिसाब से भी क्या सही है और क्या गलत है, ना कि ईश्वर के दृष्टिकोण से। मतलब कि आप कैसे कोई निर्णय दे सकते हैं। मान लीजिए
कि आपके सपने में कल भगवान आए और ये कहें कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर दो, या फिर आपके सपने में कल आए कि हिंदुस्तान से हिंदू को बाहर कर दो, और कुछ समय बाद, जी हाँ परसों, आपके सपने में ये आ जाए कि भारत से आरक्षण खत्म कर दो। थिंक अबाउट इट। तो आप उस आधार पे फैसले लोगे क्या? और भगवान से अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके सपने में गलती से भगवान आकर के ये ना कह दें कि जो हमारा एरिया है, जी हाँ जो LAC है, जो LOC है, उस पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कब्जा होगा या फिर चाइना का कब्जा होगा। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा, तब हमारी भारत की हालत क्या हो सकती है। सो गाइस, सबसे पहली बात की दोस्तों कि आप एक जज हैं, जज की तरह बात करिए, किसी शंकराचार्य की तरह नहीं, किसी धर्माचार्य की तरह नहीं। एक जज अपने इंट्यूशन से फैसले कभी नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। एक जज अपने विचार से कभी फैसले नहीं लेता है, और अपने आइडियोलॉजी से फैसले भी वो कभी नहीं लेता है। एक जज हमेशा संविधान का जो कानून है, कानून का जो इंटरप्रिटेशन है, जो होता है हमारा पीनल कोड, उसके आधार पर लेता है निर्णय, उसके आधार पर देता है फैसले। लेकिन DY चंद्रचूड़ के ये बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार से, केंद्र सरकार से इन्हें कोई पर्सनल फेवर चाहिए। जी हाँ, इस समय वर्तमान समय के अंदर टिकट का खेला काफ़ी चल रहा है। सभी नेता इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहीं इनका यही तो विचार नहीं? जी हाँ, अभी चंद दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरह से PM मोदी को उन्होंने घर पे इनवाइट किया था गणेश पूजन के समय। मैं उस टॉपिक को बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, डोंट वरी। सो गाइस, रिटायरमेंट के पहले इतनी इनसिक्योरिटी अभी बयान है। जी हाँ, आने वाले समय में बताएगी कि आखिरकार असली खेला दिमाग में इनके चल क्या रहा है। सो गाइस, 19 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इन्होंने ये कहा कि उनसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से, विपक्ष की उम्मीद ना की जाए। इनकी ये भी एक स्टेटमेंट थी। आखिरकार वो जनता की अदालत है, और बहुत अच्छी बात है कि आप जनता की अदालत है, लेकिन कहने की क्या आवश्यकता है आपको कि यहाँ पर आप पार्शियलिटी नहीं करते हैं, विपक्ष की तरह हम लोगों को ना देखिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बारंबारता जो आप कर रहे हो, बार बार इस बात को इंडिकेट करने की आवश्यकता क्या है? अगर दोस्तों बार बार कोई इंसान कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सबके घेरे में वही इंसान आता है, ये आपको बखूबी पता होगा। सो गाइस, आप एक ऐसे पद पर हैं जो भारत का सर्वोच्च पद है, मुख्य न्यायाधीश, भारत की न्यायपालिका का आप शीर्ष हैं। जी, आप एक सर हैं, और उससे आम जनता को बहुत उम्मीद होती है, और इन्हीं उम्मीदों के आधार पर वो आपके अंदर, जी हाँ, भगवान देखती है। बट ये भगवान, ऊपर वाले भगवान के ऊपर सारे फैसले लेता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि न्यायपालिका के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। और इसके अलावा जो अभी हमने सुना कि DY चंद्रचूड़ ईश्वर के शरण में जाकर के निर्णय देते हैं, वैसे आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि भारत का जो संविधान है, आर्टिकल नंबर 51AH, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। मतलब कि एक आम नागरिक से भी वैज्ञानिक पद्धति से जीवन जीने की बात करता है। ये हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर, और विज्ञान के हिसाब से निर्णय लेने की बात करता है, अंधविश्वास को बढ़ावा ना देने की बात करता है। और DY चंद्रचूड़ साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी मंच पर, जी हाँ, इसी समारोह के अंदर इन्होंने, DY चंद्रचूड़ ने एक आपत्तिजनक और एक स्टेटमेंट और दी थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे डर लगता है कि इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। आप इसकी चिंता मत करिए, इतिहास आपको ऑलरेडी याद करेगा, क्योंकि आप भारत के पहले CGI हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपने घर में इन्वाइट किया है। जी हाँ, आरती के लिए केवल एक व्यक्ति को इन्वाइट करा है। तो आपकी पार्शियलिटी जो दिख रही है साफ साफ, उससे आपको शायद इतिहास पक्का याद रखेगा। अब सवाल ये भी है कि आपको इससे क्यों डर नहीं लगता कि वर्तमान कैसे याद रखेगा आपको? इतिहास की बात साइड रखिए, उसे हम करते हैं दरकिनार। जब आपके दिमाग में अपने इतिहास की छवि है, आपके दिमाग में अपने इमेज कॉन्शियस एक चरित्र का रिप्रेजेंटेशन है, तब कैसे फैसले लेंगे? थिंक अबाउट इट। कैसे आप जनता के हक में निर्णय दे सकते हैं? कैसे संविधान सम्मत निर्णय दे सकते हैं? जी हाँ, वर्तमान में इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को आपसे न्याय की उम्मीद लगी हुई है। अगर आपको दोस्तों ये जिक्र है, आपको इस चीज़ का फिक्र भी है कि आखिरकार आपको याद कैसे करेगा, तो आप नॉन स्टॉप, जी हाँ, 10 नवंबर से पहले जितनी भी केस पेंडिंग है उनकी जो रफ्तार है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो। आपके पास खुद का अपना एक चैम्बर होगा। जी हाँ, 24/7 आपको उसमें आपका अधिकार मिला होगा बैठने का, फाइल को रीड करने का।
अगर ऐसा कुछ काम कर दिया तो इतिहास आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा, क्योंकि न्याय की स्पीड बहुत ही स्लो चल रही है, ये हम सबको पता है। मैं मानता हूँ कि केस काफ़ी लाखों हजारों करोड़ों केस पेंडिंग है। एक केस पर, जी हाँ, लाखों केस पर 2 से 3 जज बैठे हुए हैं। तो केवल अगर आप ये काम भी कर दो, इतने नेक काम कर दो, तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अगर आप ऐसी टीका टिप्पणी करोगे मंच पर, तो शायद इससे जो बनी बनाई आपकी छवि है उस पर थोड़ा सा दाग लग सकता है। और हर आम इंसान को आपसे काफ़ी उम्मीद है, और वो भी ऐसा न्याय जो भगवान की शरण में जाकर के ना मिले। न्याय की उम्मीद हम सबको है, बल्कि संविधान की शरण में जाकर के हमको न्याय मिले, हमको ऐसा न्याय चाहिए। और संविधान के नियमों के तहत, कानून के तहत डिसीजन देना आपका दायित्व भी है। और सीजीआई जी, आपको बहुत बड़ी चिंता है कि आपको जो भविष्य है वो कैसे याद रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए बस आप अपनी जो स्पीड है काम करने की, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को गलतफहमियां भी होंगे, मैं आपकी वो कुछ गलतफहमी क्लियर करता हूँ। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो DY चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, राइट, 13 मई, मतलब कि 13 मई 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये CJI थे, ठीक है, अच्छे पद पर थे, टॉप पोस्ट पे थे। और उस समय से और उसके पहले DY चंद्रचूड़ साहब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे। 1998 में बहुत ही छोटी उम्र से, ध्यान रखिएगा, तुरंत 29 मार्च 2000 को वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल तो खैर बहुत लोग करते हैं, लेकिन और दोस्तों, जिस गति से इनका कैरियर आगे बढ़ रहा है, जी हाँ, वो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि इतिहास के पन्नों पर आप ध्यान से देखो तो इस स्पीड से किसी ने भी प्रमोशन आज तक प्राप्त नहीं करे हैं। हम कह सकते हैं कि ये इनके घट से, इनकी पावर थी, इनकी नॉलेज से, उसके आधार पर ये आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इनके फादर खुद CJI थे, आज ये खुद CJI हैं। और उसके बाद नवंबर 2022 को इन्होंने CJI का कार्यभार संभाला था, और बहुत लंबा कार्यकाल है इनका, तकरीबन 2 साल का कार्यकाल है। वैसे CJI का कार्यकाल इतना लंबा होता नहीं है, इतिहास के पन्नों को ध्यान से देख लीजिएगा, गूगल करके सर्च मार लीजिएगा। इन सारे रुख को अगर आप एक समुच्चय में बिठा लेते हैं तो वाटर का वाटर और मिल्क का मिल्क खुद पे खुद हो जाएगा। सो गाइस, भारत के लोगों के दिमाग में ये आया कि आखिरकार चल क्या रहा है। जी हाँ, और यही विचार हमें कुछ साल पहले भी आया था रंजन गोगोई जी के बारे में। रंजन गोगोई राज्यसभा गए तो भारत में तहलका मच गया था, राजनीति की तपिश काफ़ी अधिक बढ़ चुकी थी कि न्यायपालिका के सिर पर बैठा हुआ व्यक्ति राज्यसभा जाने के लिए इतना क्यों उतावला हो रहा है, ललायत कैसे हो सकता है। और चंद्रचूड़ से हमको ये उम्मीद तो थी नहीं, स्टार्टिंग जब ये आए थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोग काफ़ी फ़ैन हुए इनके, लोगों ने काफ़ी पर्सनल वीडियो बनाए और इनको काफ़ी फेमस कर दिया। और लगातार ये स्टार्टिंग में कई साल तक इन्होंने अच्छे अच्छे काम भी करे हैं। लेकिन रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इनके बिहेव में बहुत बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, भगवान की शरण में जाने पर उनको प्रेरणा मिलती है, अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलता है, एक शक्ति मिलती है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसके आधार पर आप फैसले देते हो, ये तो कहीं ना कहीं संविधान की कहीं ना कहीं अपमान है। जी हाँ, भारत का संविधान आज बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया है। अपने देश के लोगों के अंदर एक संविधान के प्रति सम्मान है, आदर है, सत्कार है, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, गीता कुरान सब बाद में आती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, राइट। लेकिन हम भी ध्यान रखिएगा, कोई भी फैसला सुनाने से पहले, जी हाँ, गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, शुरुआत इससे ही होती है। और यहाँ पर संविधान से देश चलता है, ठीक है, ना कि गीता से, ना कुरान से। गीता से, कुरान से हमको इंटरनल ताकत मिलती है सही गलत के फैसले लेने की। हम आम इंसान को, जी हाँ, हमारे लिए क्या भविष्य होगा, जी हाँ, कभी भी अगर हम कहीं पे भी कष्ट में आते हैं, जी हाँ, हम उसका आसरा देखते हैं, और ये आस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए हम सभी आम जनता के अंदर। मैं मानता हूँ जो सर्वोच्च पद पर इंसान है उसके अंदर भी आस्था होनी चाहिए, लेकिन सभी निर्णय अगर वो आस्था के आधार पर लेगा तो कानून की आवश्यकता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, सवाल इस पर भी खड़ा होता है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।